नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम विश्व का इतिहास में विल्सन के 14 सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, पहले विश्व युद्ध के बाद जब समाप्ति हुई, पूरे विश्व को इस चिंतन में आना पड़ा कि यह युद्ध की विभीषिका, युद्ध का वातावरण और हिंसा कभी भी शेष कुछ भी छोड़कर नहीं जाता, तबाही के अतिरिक्त। सभी राष्ट्रों ने इस बात का विचार मंथन और चिंतन किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नई सोच की आवश्यकता होगी। और इसी के सोच और चिंतन की अवस्था में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में ये एक मसविदा तैयार किया, जिस मसविदे में 14 बिंदु उनके द्वारा बनाए गए। उनकी समीक्षा अपन करेंगे। वह 14 बिंदु क्या थे, उनकी मूलभूत जो बातें थी, वह वुडरो विल्सन ने इसी विश्व युद्ध की पूरी समीक्षा करने के बाद में निकाली थी। क्योंकि इस समय अमेरिका ने इंग्लैंड और फ्रांस यानी मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और इनसे इनकी विजय हुई। और विजय होने के बाद में पूरे विश्व परिदृश्य की स्थितियां परिवर्तित हो गई। औपनिवेशिक संस्कृति अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी और विश्व परिदृश्य में जो बड़े देश उभर करके आए थे, उन्होंने भी इस बात को लगातार समर्थन दिया, इस बात की पुरजोर मांग करी कि अब वैश्विक व्यवस्था में औपनिवेशिक संस्कृति को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट हो गया था और बहुत बड़े बड़े आर्थिक क्षेत्र ऐसे थे जिनसे कुछ देश ही व्यापार कर रहे थे, यानी उनके आर्थिक क्षेत्र का दोहन कुछ ही देशों को द्वारा किया जा रहा था। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये बहुत आगे थे, लेकिन अमेरिका अब चाहता था कि पूरा विश्व इनके साथ व्यापार करे। तो ये सारे सोच और चिंतन के बाद में स्थितियां ऐसी बनी कि 14 प्रस्ताव विल्सन के द्वारा बनाए गए और वह प्रस्ताव बड़े तार्किक थे, समयानुसार थे। तो वो कौन कौन से 14 प्रस्ताव विल्सन ने बनाए, उनकी समीक्षा अपन क्रमवार करेंगे। पहला उन्होंने बनाया गुप्त कूटनीति, गुप्त संधियों और गुटबंदियों की नीति को छोड़कर और शांति संधियां खुले रूप में की जाए। वुडरो विल्सन ने कहा कि अब वैश्विक व्यवस्था के अंदर कहीं भी गुप्त मंत्रणाओं का दौर नहीं रहा है। अगर वैश्विक व्यवस्था में कुछ संधियां आवश्यक भी होती हैं तो उन्हें खुले वातावरण में किया जाना चाहिए। शांति संधियां स्थापित की जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हैं तो उन्हें खुले में चर्चा करके और उनकी समीक्षा करते हुए उनकी संधियां की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार से गुप्त गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। जो भी हो खुले मंच पर हो, खुली व्यवस्था के अंदर हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने बनाया, युद्ध और शांति काल में सभी समुद्रों के प्रयोग का अधिकार सभी राष्ट्रों को हो। उन्होंने कहा कि विश्व की जो धरोहर है उस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं रहे। युद्ध की स्थिति को छोड़कर सब समान रूप से उसमें विचरण करें, समान रूप से व्यापार और वाणिज्य करें, समान रूप से अपने नौ परिवहन का कार्य करें। किसी भी प्रकार की बंदिश किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बिंदु बनाया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सब प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जाए। जो कि मोनोपोली थी, एकाधिकार थे, उस एकाधिकार की अवस्था को हटा दिया जाए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश के लिए समान अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जाए। चौथा, सभी देश अस्त्र शस्त्र और अन्य युद्ध सामग्री में कमी करें। जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि हिंसा किसी भी नवीन सृजन को नहीं बनाता है, तो यह बात समझ में भी आ गई
क्योंकि पहले विश्व युद्ध में अपार जन धन की हानि हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग अपाहिज हुए, आर्थिक व्यवस्था के नुकसान का तो अंदाजा नहीं किया जा सकता। न जाने कितने देश बर्बाद हो गए। तो जब यह सारी व्यवस्था हो गई और अब विल्सन के द्वारा कहा गया कि सभी देश अस्त्रों और शस्त्रों में कमी करें, यानी कि शांति व्यवस्था की ओर बढ़े और युद्ध की स्थिति को भविष्य में न आने दें। नेक्स्ट, उपनिवेशों की व्यवस्था पक्षपात रहित ढंग से की जाए और ऐसा करते समय वहां की जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। विल्सन मानते थे कि एकदम से तो औपनिवेशिक व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, तो ऐसे में वहां पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों वह सारी की सारी व्यवस्थाएं पक्षपात रहित हों, वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं किया जाए, न्यायपूर्ण व्यवस्था के साथ किया जाए, और जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाए, चाहे वे सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, वहां की जनता के पक्ष को सुनते हुए बनाए जाए, यानी कि मानवीय दृष्टि को मूल में रखते हुए यह व्यवस्था की जाए। इसका वुड्रो विल्सन ने समर्थन किया। नेक्स्ट, जो कि उस समय की व्यवस्था थी, उसमें रूस के खाली किए गए प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था राष्ट्रीय के आधार पर की जाए। देश के संगठन और विघटन की व्यवस्था जो पहले की व्यवस्था में थी उसी के अनुरूप उसको किया जाए, सहजता और सरलता के भाव से उसको किया जाए। नेक्स्ट, जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे और इसे युद्ध के पूर्व की अवस्था में लाया जाए। जिन जिन क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनाधिकृत प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया गया था, वह व्यवस्था फिर से सामान्य स्थिति में लाया जाए और इसी के अंतर्गत जर्मनी ने जो बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था वह स्थिति भी उसके द्वारा वहां से हटाई जाए। जर्मनी युद्ध के दौरान जीते हुए प्रदेशों को खाली कर दे और आल्सेस व लॉरेंस के प्रांत फ्रांस को लौटा दे। जैसे कि अपन ने जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे थे तो उसमें एक ये मेन कारण था, आल्सेस और लॉरेंस, ये दो ऐसे प्रांत थे फ्रांस के जिन पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था और ये फ्रांस की आर्थिक शक्ति के केंद्र थे। यहाँ पर बहुत बड़ी लोहे की खानें थी, खनिज संपदा बहुत मात्रा में थी और इसका ऊपर पूरा एकाधिकार जर्मनी ने कर रखा था। तो जर्मनी अब इस व्यवस्था को परिवर्तित करे और फ्रांस को यह क्षेत्र लौटा दे। नवा पॉइंट था, इटली की सीमाएं राष्ट्रीय के सिद्धांत पर निश्चित की जाए। इटली जो था, जो कि धुरी राष्ट्रों में प्रमुख राष्ट्र था, उसकी सीमाओं का भी अंकन कर दिया गया और वह जिस प्रकार की वहां पर राष्ट्रीयता है या नेशनलिज्म है, वह व्यवस्था के आधार पर ही उसकी सीमा की जाए, अन्य जो है अन्य क्षेत्रों में चले जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी में निवास करने वाली सभी जातियों को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाए। ऑस्ट्रिया और हंगरी व अन्य कुछ देश थे, उनमें जिस प्रकार की राष्ट्रीयता है उसी के आधार पर उन देशों का नवीन सृजन करते हुए नवीन निर्माण किया जाए। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता को स्थिर रखा जाए और सर्बिया को समुद्र तक पहुंचने का मार्ग दिया जाए। ये जो देश थे, इन देशों की व्यवस्था, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया, इनको जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वह स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाए। और सर्बिया, जिसको कि समुद्र तक का मार्ग नहीं मिल रहा था, रास्ते के अंदर कुछ रुकावट थी, वहां तक उसको जमीनी अधिकार दिए जाए और समुद्र तक वह पहुंच पाए। विशुद्ध तुर्क प्रदेशों पर टर्की का राज्य हो और डायनेलिस और बास्फोरस के जल डमरू मध्यों के प्रदेशों की स्वतंत्रता विश्व के सभी राष्ट्रों को दी जाए। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना और इस समय टर्की के पास, जैसे कि अपन ने पहले भी एक समीक्षा करी थी कि विश्व परिदृश्य में देखिए आप इस तरह से जल डमरू मध्य बनते हैं
और इन जल डमरू मध्यों में ये दो क्षेत्र ऐसे आते हैं, चाहे पूरी दुनिया इधर से ट्रेड करे या इधर से ट्रेड करे, ये दो स्पॉट ऐसे हैं जिससे पूरी दुनिया इधर से उधर जाए। और ये दोनों जो क्षेत्र थे, डाइनेलिस और बास्फोरस, यहां पर टर्की का अधिकार था। तो यह चाहते थे, क्योंकि इस समय इंपोर्ट कर, आयात कर और निर्यात कर दोनों को टर्की को देना पड़ता था। तो विश्व व्यवस्था में अब यह व्यवस्था की जाने की मांग की जाने लगी कि यहां पर इन जल डमरू मध्यों के प्रयोग जो है वह विश्व के सभी राष्ट्र कर पाए, टर्की का एकाधिकार उस पर स्थापित ना हो। इस व्यवस्था के लिए भी इसमें विचार रखा गया। 13वां पॉइंट बनाया गया, पोलैंड के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए। पोलैंड को स्वतंत्रता मिले और वह स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो। 14वां व अंतिम पॉइंट था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। राष्ट्र संघ की स्थापना विल्सन का एक ऐसा सुझाव था कि वैश्विक व्यवस्था में जो भी छोटे देश हैं वह अपनी अखंडता को, अपनी राष्ट्रीयता को किस प्रकार से बचाएंगे, उसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हो। एक ऐसा फोरम बने जो विश्व व्यवस्था के अंदर बड़े देशों की जो लाल फीताशाही है, बड़े देशों की जो तानाशाही है, उस पर अंकुश लगा सके, और उसके अंतर्गत राष्ट्र संघ का निर्माण भी हुआ। लेकिन इस समय न तो इंग्लैंड अपने एकाधिकार छोड़ने को तैयार था, फ्रांस अपनी स्थिति को बदलने को तैयार नहीं था। तो जो ये मूलभूत व्यवस्था थी उसमें कोई भी बड़ा देश परिवर्तन नहीं करना चाह रहा था। ऐसे में वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि इतनी कठोर व्यवस्था को लेकर के आई कि उसने उस संधि के अंदर ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए, और वैश्विक व्यवस्था फिर से नई चलायमान व्यवस्था में चली गई। राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा सपना जो था वुड्रो विल्सन का, वह धराशायी हो गया और किसी भी रूप में वह सफल नहीं हुआ। तो ये थे वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत, जिन्होंने वैश्विक व्यवस्था को समीकृत करने के लिए पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो स्थितियां बनी थी उन पर अंकुश लगाने के लिए, शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल के रूप में रखे गए थे। उस व्यवस्था को भी आने वाले समय ने किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया और उनको निहित स्वार्थों के अंदर वह चला गया। राष्ट्र संघ की व्यवस्था भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। अपन अगले व्याख्यान में राष्ट्र संघ की स्थापना और उससे संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।